Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. यूपीएससी ईपीएफओ की एग्ज़ाम डेट 5 ऑफ सितंबर आ चुकी है और टीचर्स डे के दिन ये एग्ज़ाम है। तो सारे टीचर्स का आशीर्वाद आप सभी के साथ है और वे सारे स्टूडेंट जो लगातार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वे ज़रूर इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। इस वीडियो में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक यूपीएससी ईपीएफओ का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है, जिन्हें सिलेबस भी नहीं पता, वे 60 डेज़ में इस ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन वे बच्चे जिन्होंने कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है ईपीएफओ के रिगार्डिंग और या तो वो सिलेबस कवर करने के प्रोसेस में हैं और उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स और कैसे इम्प्रूव हों। तो आप ज़रूर देखें इस वीडियो को। ये वीडियो को देखने के बाद मैं एक चीज़ की एश्योरिटी आपको दे सकता हूँ, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो बढ़ेगा, वो इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ अगर आपने इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपने उसे अच्छे से रिगरसली अगर फ़ॉलो कर लिया, तो आपके स्कोर जो है 70 टू 80% आपके आएँगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप पढ़ते किस तरीके से हैं। कबीरदास की एक बहुत सुंदर सी कविता है, उसकी 2 लाइनें सबसे प्यारी हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूँढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाहीं। मतलब कि एक पर्टिकुलर एक ऐसी हिरण, एक ऐसी मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध उसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उसे लगता है कि पता नहीं वो कहाँ है। तो वो पूरा वन जो है वो उसका चक्कर काटती है, पूरा वन ढूँढती रहती है कि मुझे वो कस्तूरी जो है चाहिए। तो उसी तरीके से राम जो है हर घट-घट में है, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखता नहीं है। उन्हें लगता है पता नहीं कहाँ होंगे। गुरुद्वारा जाते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं। वो हर तीर्थ स्थान जाते हैं, जबकि ईश्वर तो हर जगह पे व्याप्त है। तो आप बोलोगे कि ये सर माइथोलॉजी कहाँ से घुस गया इसके अंदर? तो एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स जो है ना, उन्हें पता है सारी चीज़ें कि उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इवन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ना, ये भी आपको मालूम ही होगा, जो मैं अभी बोलूँगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप लोग भटकते रहते हो। कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी इस टेलीग्राम चैनल पे, कभी उस टेलीग्राम चैनल पे, कभी इस ग्रुप पर, कभी उस ग्रुप पर, कभी इस फ़ेसबुक पेज पर, कभी उस फ़ेसबुक पेज पर और कहीं न कहीं आपके जो मार्क्स डाउन हो रहे हैं ना, उसका रीज़न भी यही होता है। स्थिर मन जो है इस एजुकेशन में, इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक स्थिर मन, शांत मन नहीं होता है ना, तो आप उस सफलता की ओर जो है अग्रसर फ़ास्ट नहीं हो सकते। एक है जो अपनी मंज़िल की तरफ एक रास्ते में स्ट्रेटली जा रहा है, सीधा जा रहा है और एक है कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, तो ऑब्वियस है कि जो रिज़ल्टेंट होगा, उसका ओवरऑल जो डिस्टेंस होगा, वो जो है ज़्यादा हो जाएगा। जबकि जो जिसे कहते हैं ना, एक डिस्टेंस होना, एक डिस्प्लेसमेंट होना। तो डिस्टेंस मतलब इधर-उधर घूमते-फिरते ऐसे-वैसे निकलना और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जो सीधा जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसे कवर करना। सो जब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि क्या है, फिर भी लेकिन हम लोग डिस्टेंस की तरफ मूव करते हैं। सो सब्जेक्ट्स बहुत ही डिफाइंड करे हुए हैं यूपीएससी ने कि ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे टॉपिक हैं इसके अंदर और इसके लिए बेस्ट बुक जो है बहुत सारे ने बता रखा है और लगभग-लगभग उन्होंने सबने एक जैसा ही बुक बताया है। होता क्या है कि हम उन बुक्स की तरफ ना जा करके या फिर हम गए भी स्टार्टिंग में, तो हमने पढ़ना शुरू करा और हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कहीं और से बुक आपने उठाया, उसे लगा कि हाँ, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ, फिर आप उस बुक के पीछे पड़ जाते हो। फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ के तीसरे बुक की तरफ, फिर चौथे बुक की तरफ, फिर जो है स्टार्टिंग में तो सभी तो रमेश सिंह उठा के लाते हैं कि नहीं मुझे रमेश सिंह पढ़ना है इकोनॉमिक्स की क्योंकि ये बहुत बेस्ट है, ये सीएसई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है कि मेरा सारा सिलेबस इसके अंदर कवर हो जाएगा। और फिर जब समझ में नहीं आने लगता तो छोड़ के फिर इधर, फिर उधर। तो यहाँ शांत मन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो आपको चारों तरफ जो ये कलरफुल जो बबल्स दिख रहे हैं, ये यही है, ये भटकाव है, इससे आपको बचाना है। अगर आपने अपने आप को स्थिर करके, शांत करके, जो आपके रिसोर्सेज़ है, उसे लिमिट करके एज़ लिमिटेड एज़ पॉसिबल मतलब जितना संक्षिप्त हो सके, जितना आप उसे कंसाइज़ कर सकें, उतना ज़्यादा ही आप सटीक जाओगे, उतना ज़्यादा आप सही जाओगे। जो डिफाइंड सिलेबस है, उसके अंदर आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना है। आप बोलोगे ये सब तो पता ही है। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ है, तीसरा जो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, चौथा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया है, पाँचवाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीज़निंग है,
छठा इंडियन पॉलिटी है, सातवां इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, आठवां इंडियन इकोनॉमी है, नौवां साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर है और 10वां करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू है। अगेन लास्ट के दो टॉपिक इसके अंदर साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर और दूसरा जो है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू। 90% क्वेरीज जो है लास्ट एक महीने से मेरे पास ये आ रही है कि करंट अफेयर्स में हम कहाँ से पढ़ें? सर करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू का टॉपिक है। इसे हाँ, मिलता-जुलता उसी से है लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ना है इसे ईपीएफओ के अंदर। उस तरीके से पूछा ही नहीं जाता। जो बच्चे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचोगे कि मैं बैंकिंग वाला पढ़ रहा हूँ, वैसा ही मुझे ईपीएफओ के अंदर मिलेगा और नहीं मिलता है तो फिर परेशान हो जाते हो, कि जो है यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है? सीएसई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने वो डायरेक्ट क्वेश्चन उनका ये रहता है, सर पीटी 365 मैंने पढ़ लिया लेकिन करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं हमसे। सर कहाँ से होंगे? आप रास्ता आप जा रहे हो बनारस वाला रास्ता और पहुँचना है आपको रामेश्वरम। तो आप बोलोगे रामेश्वरम तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे नहीं होता। चीज़ें जो है बहुत ही ओरिएंटेड पढ़ोगे तो रिज़ल्ट होगा, नहीं पढ़ोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लास्ट में डिमोटिवेट होगे। तो उससे अच्छा है या तो आप क्विट कर दो, कि नहीं मेरे को नहीं करना और अगर करना है तो सही तरीके से करिए। क्योंकि सिर्फ़ ये आपकी लाइफ़ का सवाल नहीं है, आपके पूरे मतलब पूरा साल बर्बाद तो ऐसे ही हो रखा है कोविड की वजह से। इसके अलावा जो बहुत सारे सपने होते हैं परिवार के, सब कुछ टूट जाता है यहाँ पे। तो बहुत फूँक-फूँक के कदम रखिए ताकि जो है मंज़िल प्राप्त हो, नहीं तो मतलब टूट जाओगे पूरा। वैसा काम मत करना और परमात्मा ना करे कि ऐसा कुछ हो। साइंस एंड टेक के अंदर जो है आपको मेंशन ये करा गया है कि बायोलॉजी है लाइफ साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो एक बच्चा मुझसे ये पूछ रहा था सर स्पेस टेक्नोलॉजी में मैं क्या पढूं? सर आएगी नहीं तो क्यों पढ़ोगे? अब ये जो आपके जो 10 टॉपिक है ना, इसे मैंने एक बार दोबारा मैंने अच्छे से समझाया है कि क्या आप पढ़ लो, मिनिमम क्या पढ़ लो कि आप जो है 70 टू 80% स्कोर करो। ठीक है? अगर आपने इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है और वो कहीं न कहीं दिखेगा। जिनका नहीं कवर हुआ है, तो अब पागलपंती वाला हाल नहीं करना है कि नहीं मुझे पढ़ के खत्म ही करना है, चाहे जो हो जाए, भले ही 2 महीने में हो या ना हो, वो नहीं करना है, छोड़ दो, क्विट कर दो। पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत वो नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी का सेम है, रमेश सिंह नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेट हो गए तो दिमाग काम करना बंद करेगा। जहाँ दिमाग काम करना बंद हुआ, तो वहाँ पे ऑब्वियस होगा कि आप जो है आपकी एफिशिएंसी कम जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपकी एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, घटाना नहीं। ठीक है? तो जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स बताया है, जिस तरीके से बताया है, मेरी मंशा सिर्फ़ ये है कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हों और जो बच्चे जिन बच्चों को लगता है कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उन्हें ये फ़ॉलो करना है। अगर आपने अच्छे से एकदम मन बना कर के फ़ॉलो करा है, नहीं कि मुझे ये करना ही है हर हाल में, डेली बेसिस पे करना है, तो आपके बिल्कुल मार्क्स इम्प्रूव होंगे। इवन हो सकता है कि आप रैंक होल्डर बन जाओ। ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले देखो जनरल इंग्लिश है। अब अगेन बहुत शांति से समझना पहले हमें क्या पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वोकैब का सेक्शन। जिसका वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग है, वो इंग्लिश के अंदर बाजी मार के जाएगा और इंग्लिश कहीं न कहीं रैंक डिसाइड करेगा, ये मैं स्टार्टिंग से ही कहता हुआ आ रहा हूँ। वोकैब्युलरी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, वो है एसपी बख्शी की बुक। आप एसपी बख्शी से वोकैब्युलरी पढ़िए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बहुत मोटी लग रही है, बहुत थिक लग रही है। तो अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एसएससी वाला इसके अंदर वोकैब आएगा या नहीं आएगा, तो वोकैब का पहले तो कोई रेसिज़्म ना करे इसमें, वोकैब वोकैब है, वो एसएससी में पूछा जाए, बैंक में पूछा जाए, सीएसई के पेपर में पूछा जाए, ईपीएफओ के पेपर में पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है कि टैग लगा हुआ है कि ये ईपीएफओ वाला है, ये एसएससी वाला है, तो उसके अंदर नहीं आ सकता है, सीडीएस के पेपर में नहीं आ सकता है, इस तरह का वोकैब, ऐसा कोई टैग नहीं है, सबका वोकैब सेम होता है। तो वोकैब्युलरी आप कहीं से भी प्रिपेयर करिए, आपका कवर हो जाएगा और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10 साल का पेपर उठाइए, सीडीएस का, सीजीएल का या एसएससी का जो भी है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो सीजीएल का उठा लोगे बेस्ट है क्योंकि बहुत सारा पेपर होता है 1 साल में, तो आप आराम से जो है आपके 5 साल वाले ही बहुत हो जाएँगे वोकैब इसके अंदर। इसके अलावा सीएसई का जो ईपीएफओ ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो ये सारा पेपर उठाइए 10 साल तक का और एकदम अच्छे से एकदम डेली बेसिस पे
कम से कम नहीं भी तो 50 वोकैब पर डे 2 घंटे का टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटे में मुझे कवर करना है। तो इस तरीके से कवर करिए। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एसपी बख्शी की बुक उठाइए, उसे पढ़ जाइए। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एमबी पब्लिकेशन की बुक उठाइए और उसके अंदर जो भी वोकैब दिया हुआ है, वो लर्न कर जाइए। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की चैप्टर वाइज़, उसमें जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाला सेक्शन है, उसके अंदर जो फ्रेज़ल वर्ब वाला सेक्शन है, उसके अंदर जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले हैं, इसे अच्छे से कर जाइए। आपका वोकैब अच्छे से कवर हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि वोकैब्युलरी मेरा 1 दिन में बिल्ड अप हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम 1 महीने तो अच्छे से पढ़ना होगा शांत होकर के, सही तरीके से। मतलब वो फ़ील होना चाहिए कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है? मतलब अगर 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे का आउटपुट जो है 2 घंटा होना चाहिए। मतलब इतना वोकैब आपका कवर हो और तरीका क्या होगा कि अगर आपने एक दिन अगर 50 वोकैब पढ़ा तो अगले दिन जो है 50 वोकैब जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन होगा और प्लस जो है नेक्स्ट 50 वोकैब होगा। थर्ड डे क्या होगा आपने जो 50 वोकैब 2 दिन कवर करा उसे रिवीजन करोगे आप, फिर 50 वोकैब पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको बनना है, आपको करना है। अगर आपको ये पेपर क्वालीफाई करना है, अगर आपको चाहिए कि मेरा जो डेस्क हो, मेरा जो टेबल हो ऑफिस का उसके सामने जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर का लेबल लगा हुआ रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा। सो वोकैब के अंदर आपको इस तरीके से डील करना है। अगेन क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी तो एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तीसरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। ये 3 कन्फर्म है कि ये 3 आपको दिखेंगे। इसके अलावा फ्रेज़ल वर्ब होगा और फ्रेज़ल वर्ब होने के जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो आपको फिलर्स के अंदर देखने को मिलेगा और मिसस्पेल्ड वर्ड हो सकते हैं, तो ये वोकैब का सेक्शन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वोकैब से मिलता-जुलता है, तो आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो आप सिंपली जब वोकैब लर्न कर रहे हैं ना, तो उसके साथ-साथ आप ये भी देखते जाएँ कि कौन-सा वर्ड जो है, वो कौन-सा डेज़िग्नेशन अपने साथ ले रहा है। कौन-सा नाउन है, कौन-सा वर्ब है, कौन-सा नाउन एंड वर्ब दोनों है, कौन-सा एडजेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आपको वोकैब लर्न करते समय ही आपकी क्लियर हो जाएँगी। थर्ड जो है वो है अदर्स। अदर्स के अंदर क्या-क्या आता है वो मैं बता दूँ। स्पॉटिंग एरर होगा, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो सकता है, पैरा जंबलिंग जिसे कहते हैं, उसी से मिलता-जुलता है, तो ये हो सकता है। पिछली बार इन्होंने क्लोज़ टेस्ट पैसेज नहीं दिया था, लेकिन दे सकते हैं क्योंकि सीडीएस के पेपर में पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। मैं स्टार्टिंग से भी बोल बोल रहा हूँ सबको कि एमबी पब्लिकेशन की जो एसएससी वाली जो बुक होती है, उसे एक बार ज़रूर उसके एटलीस्ट कम से कम 100 सेट्स तो ज़रूर लगा लें। आपको ओवरऑल आइडिया भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि जो है इंग्लिश किस तरीके से आता है और मेरा मतलब कितना ज़्यादा स्कोर हो रहा है। आप आराम से कवर कर लोगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ और दूसरा है मेरा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 2 टॉपिक। पहले जो बता रहा हूँ आप ये अच्छे से समझ लेना और अगर आपको लगे कि जो मैंने यहाँ तक बताया है आपको पसंद ना आए, आपको लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत बताया है तो आप यहीं से क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ और दूसरा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिसका कोई पर्टिकुलर बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि इसे पी लिया घोर करके तो आपके मार्क्स आ जाएँगे। ये 2 ऐसा टॉपिक है, ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है, जो बहुत सारे सोर्सेज़ से अलग-अलग जगहों से कलेक्ट करना पड़ता है और उसे फिर कंपाइल करके, उसे कंसाइज़ करके प्लस कंपाइल करके दोनों। कंसाइज़ मतलब जो लॉज़ वगैरह सब हैं, जो आपके एक्ट हैं, तो वो इतने बड़े-बड़े हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर उठाया जाए, वहाँ से निकाला जाए, तो वो समझ में ही नहीं आएगा किसी भी स्टूडेंट को। तो जितने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर आपने जहाँ भी पढ़ा हो, चाहे वो आप यूट्यूब से पढ़ा हो या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हो, तो जिस टीचर ने आपको कंपाइल करके वो सारी चीज़ें दी हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें एक बार थैंक्स कह दीजिएगा। और प्लीज़ तो मैं लगा रहा हूँ, मोरली आपको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि 2017 के पेपर जब हुआ था, उस समय जो जिन बच्चों ने दिया था, तो उसमें उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो रो रहे थे इन सब्जेक्ट्स के लिए, कि जो है कहाँ से कवर करें और कैसे कवर करें। क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट्स है, उसके अंदर जो लॉज़ है, वो 90-90 पेजेज़ के लॉ हैं, सिर्फ़ एक-एक लॉ। और उसे जो है टीचर्स ने क्या करा है, कंसाइज़ करके जो आपके काम की है, जो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे कुछ पेजेज़ में कन्वर्ट करा है। हो सकता है उसके लिए उन्होंने कुछ चार्ज करा हो, लेकिन
फिर भी रिस्पेक्टफुल रहिए इसके लिए कि सर ने हमें करके दिया है, हमारी मेहनत बचाई है। तो एटलीस्ट उन्हें एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, आपने जहाँ भी पढ़ा हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ के लिए और एसएसआई। अब ये निशांत अकेडमी की ई-बुक, वीडियो और एमसीक्यू मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे मेरे से जिन्होंने कोर्स परचेज़ करा है, वो बार-बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये इनफ होगा या नहीं होगा? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की अगर आपने ई-बुक अच्छे से पढ़ ली है और उसका एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ की ई-बुक और एमसीक्यूज़ अगर आपने पढ़ ली है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा और लगा कि इम्पोर्टेंट है और या तो आपको एज़ अ पीडीएफ आपके मेल पे चली जाएगी या फिर उसकी वीडियोज़ बन के यूट्यूब पे आ जाएगी। नाउ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का जो वीडियो जो मैंने ऐप के अंदर जो डाला हुआ है, वो थोड़ा और एडवांस फॉर्म है। उसके अंदर कुछ चीज़ें और मैंने कवर करी हैं ताकि जो है अगर बच रहा हो तो वो भी कवर हो जाए आपका। तो आपको इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और तकरीबन-तकरीबन आपको 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट स्क्रीन से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और इनडायरेक्टली मतलब जो डायरेक्टली जो ये नहीं बताया कि ये स्कीम से है, लेकिन आपको ये बोल देगा कि समथिंग जो प्लान गवर्नमेंट ने लाया हुआ था, तो उसके अंदर रीसेंट चेंजेस क्या हुआ है, उस पर बेस्ड होगा। और इसके लिए जो है मैंने एसएसआई के अंदर 22 गवर्नमेंट प्लान जो है, जो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया को कवर करते हैं, वो मैंने कवर करा हुआ है। प्लस जो करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक है मेरा, जो मैंने मैगज़ीन जो निकाली थी, उसके अंदर भी तकरीबन बहुत सारे गवर्नमेंट प्लान्स मैंने कवर करे हैं। इसके अलावा मैं अभी बता रहा हूँ और ऑफ़िशियली भी अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान आपके पेपर से ठीक कुछ दिन पहले का मतलब ये नहीं कि जस्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपको गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लान के तकरीबन 100 मैं कोशिश करूँगा कि 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लान है, वो मैं कवर करूँ विथ लेटेस्ट फैक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये एक्चुअली एक एनालिटिकल टॉपिक है। मतलब एक एनालिटिकल सब्जेक्ट का मतलब आप बेसिक वीडियोज़ कहीं से भी देख लीजिए, चाहे आप मेरे चैनल्स वाले देखिए या फिर किसी भी चैनल्स के आप वीडियोज़ देख लीजिए। तो ये आपका ओवरऑल फाउंडेशन बनाएँगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन्स आपके अटेम्प्ट हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उपाय है इसका कि आप प्रैक्टिस कितने ज़्यादा क्वेश्चन्स की करते हैं। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, उतना टॉपिक के ऊपर आपका कमांड बनेगा और जितना कमांड बनेगा, उतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं पेपर में। आप करिए क्या, जैसे सपोज़ अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, उसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप मेंशन करिए पहले एक पेज पे। जैसे सिंगल एंट्री, डबल एंट्री के अंदर क्या-क्या आएगा, तो जनरल है, लेज़र है, ट्रायल बैलेंस है, अकाउंटिंग एरर है और भी जितने सारे टॉपिक हैं, जो भी आपके टॉपिक बन रहे हैं, वो सारा एक पेज पे लिखिए। सारा, जितना भी है, मतलब छोटा-छोटा टॉपिक है, जो किसी सब टॉपिक के अंदर भी आ रहा है, तो भी उसे लिखिए अलग से सेपरेट। और गूगल पे सर्च करिए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और वो सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए। तो और क्यों हो रहा है ये रीज़न जानने की कोशिश करिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, इससे अगर पेपर में उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, तो आपके जाएँगे नहीं वो क्वेश्चन, आप आराम से उसे ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यही रामबाण है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन इकोनॉमी। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके लिए जो बेस्ट बुक है वो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का स्पेक्ट्रम है राजीव अहीर सर वाली और इंडियन इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा की बुक है या फिर रमेश सिंह की बुक है। अगर आपने ये कवर कर लिया है तो आपका ये पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन जिन बच्चों का कवर नहीं हुआ है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीएसी प्रीलिम्स के, स्टेट पीसीएस वाले, सीडीएस के, एसएससी के पिछले 5 साल के अगर आपने 10 साल कर लिया तो और भी अच्छी बात है। 10 साल के पेपर्स कर जाइए एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एनालिटिकल का मतलब ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन्स पढ़ रहे हैं ना, जैसे सपोज़ आपने एक क्वेश्चन टैकल करा,
तो उसके अंदर जो पॉइंट गिवन है, वो आपका पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे अगर सपोज़ 1857 अगर आपने रिवॉल्ट का क्वेश्चन देखा है, तो 1857 का जो रिवॉल्ट से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका कवर होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ाई करिए आप। तो अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका इससे कवर हो जाएगा। अगेन मैं दोबारा कह देता हूँ, जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है और अगर जिनका कवर भी हो गया है, वो चाहते हैं मुझे रिवीज़न चाहिए और जो क्वेश्चन्स नहीं हो रहे हैं, वो मेरे कवर हो यहाँ पे। क्योंकि होता है ना कि बहुत टाइम आपका पेपर बुक पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं होता। क्वेश्चन्स अटेम्प्ट तभी होगा जब आप क्वेश्चन्स टैकल करना सीखिएगा। वो आपको सिर्फ़ क्वेश्चन्स ही दे सकता है और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर। अगेन साइंस एंड टेक का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बायोलॉजी या लाइफ साइंस है। दूसरा फिजिक्स है, तीसरा केमिस्ट्री है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया या डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये सब कुछ नहीं पूछेगा। इतना ये 3 हो गया और फिर चौथा है कंप्यूटर। तो अपने से भी सेंस लगा सकते हैं ना, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन्स होगा। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 हो गया और चौथा हो गया कंप्यूटर। 5-5 क्वेश्चन कर लो, 20 क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो गया, बाकी कहाँ से वो डालेगा? अब ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कि साइंस एंड टेक और कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन उससे उसने बना दिए, ऐसा नहीं कर सकता वो। हर चीज़ इक्विवेलेंट पोर्शन में होगा, इक्विलिब्रियम तरीके से काम करती है यहाँ पे। सो इसके लिए जो बेस्ट बुक है वो लूसेंट है सर। किसी को लगेगा कि मैं यूपीएससी का पढ़ रहा हूँ, तो लूसेंट कैसे पढ़ूँगा? तो लूसेंट प्रीलिम्स बेस्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, ऐसे घोल के पी के जाओ इसे, मैं यही सजेस्ट करूँगा। साइंस एंड टेक के लिए और कंप्यूटर के लिए लूसेंट इवन जो है अगर अगर आप इसके लिए भी लूसेंट अगर फॉलो करोगे ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी, तो भी आपको ये धोखा नहीं देगी। बहुत अच्छी बुक है और बहुत सारे टॉपर्स इसे पढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि नहीं उसने जो है कुछ स्पेशल पढ़ा था, उसने ये देखा था, उसने वो करा था, उसने ये मैगज़ीन पढ़ी थी। सर उतना समय नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, जहाँ चीज़ें बहुत ही कंसाइज़ और संक्षिप्त वे में हों। देखो, भटकाने के लिए या पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। जो सिलेबस होता है वो ओशियन की तरह होता है। अब पूरा ओशियन हम थोड़ी ना पान कर सकते हैं। हम तो उससे कुछ बूँद ही ले सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा चूज़ी बनना पड़ेगा कि हम ऐसे बूँद सेलेक्ट करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, ऐसे बूँद सेलेक्ट करें जो हमें हमारी प्यास जब ज़रूरत हो उस समय बुझा दे। सो साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर के लिए लूसेंट बेस्ट बुक है। आप आँख बंद करके 2 महीने के अंदर इसे खत्म कर सकते हो। बहुत ही प्यार से स्मूथली अगर 2 घंटा डेली पढ़ रहे हो ना, तो 1 महीने में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। इवन साथ में अगर थोड़ा स और अच्छे से पढ़ोगे, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा-मोड़ा भी याद है आपको कुछ भी या फिर आपने पहले प्रिपरेशन करा हुआ है, तो एकदम आपका स्मूथली जो है 1 महीने में तो कवर भी हो जाएगा, रिवीज़न भी हो जाएगा, ढंग से करा जाए तो। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगर आपका बेसिक वीक है, तो सबसे पहले आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से पहले बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके शॉर्ट ट्रिक में हेल्प करता है, चीज़ों को उस तरीके से किस तरीके से क्वेश्चंस टैकल करते हैं ये बताता है। बेसिक से रिलेटेड एक निशांति एकेडमी ऐप पर मैंने कोर्स लॉन्च करा है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के जितने भी डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से कवर कर सकते हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप जॉइन कर सकते हैं उसे। बाकी जिनका बेसिक कवर है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, एसएससी प्रीलिम्स के 10 साल के पेपर उठा के सॉल्व कर लीजिए, मैथ्स और रीजनिंग आपका आराम से कवर हो जाएगा यहाँ से। नाउ करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 99% स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बना हुआ है कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो यहाँ पे जितना मैंने मेंशन करा हुआ है ना, ये मेन टॉपिक है। देखो, करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मतलब जिसका अंत नहीं है, वो क्या पूछेगा उसके अंदर। और चूंकि सिलेबस बहुत ही, जैसे कहते हैं डिटेल्स में सारा चीज लिखना, जैसे सीएससी के पेपर में होता है कि सारा हर पॉइंट वाइज जो इन्होंने डिटेल में मेंशन कर दिया कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये पढ़ना है। ऐसा उन्होंने ईपीएफओ में नहीं करा है, तो ये यूपीएससी के पास एक एज है उनके पास। और तो एज है इसका मतलब वो कुछ क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे, जो हमें नहीं पता वो ऐसा कुछ देंगे। तो वो सिर्फ़ मेरे लिए थोड़ी ना देंगे, वो तो सभी के लिए देंगे। तो सभी के लिए वहाँ तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं, वहाँ तो वो सभी छँटाएँगे वहाँ पे, तो वहाँ आपको फाइट करना ही नहीं है। वहाँ एक्सेप्ट कर लेना है इस चीज़ को कि अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो उस क्वेश्चन्स को, मतलब आप फॉर्च्यूनेट हो, आप लकी हो वहाँ पे। लेकिन जो क्वेश्चन्स जो सभी के लिए समान है, इक्वल है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे तो आपका यही जो आपने हार्ड वर्क करा है वही शो होगा कि अगर आपने मेहनत करी है वहाँ पे तो आपको वो दिखेगा। और अगर नहीं करी है तो आप नहीं अटेम्प्ट करोगे, सिंपल। तो करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर सबसे पहले कुछ चीजें हैं वो एकदम बिल्कुल अच्छे से, जितने अच्छे से आप कवर कर सकते हैं वो कर लेना। क्या-क्या है? तो पहला सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल इश्यू से रिलेटेड टॉपिक, इससे क्वेश्चंस रहेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने ऑलरेडी भी बता रखा है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चंस होगा। कोविड एंड वैक्सीन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे से कवर करके जाइएगा। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा। गवर्नेंस का टॉपिक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और पूछा जाएगा आपसे। मिसेलेनियस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर रैंकिंग है, समिट है, बुक्स एंड ऑथर है, ये सारी चीजें आप कर लेना। देखो, इतना आप कवर कर लो, इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उसके बाद सोचना। पहले इतना कवर हो जाना चाहिए अच्छे से। और कब से कब तक का पढ़ना है, तो मैं बार-बार कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, सेफ ज़ोन में अगर रहना है तो जनवरी 2019 से लेकर के एटलीस्ट मई, जून 2021 तक आप ज़रूर कवर करिए। जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि पेपर तो ऑलरेडी यूपीएससी ने बना दिया होगा, तो वो मार्च तक अगर कवर करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, मुझे अगर यूपीएससी ने बना दिया है तो वही पेपर देगा, अगर आपको लग रहा है तो आप मार्च तक कवर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि रिस्क नहीं लेना तो मई जून तक बढ़ जाइएगा, 21 तक बढ़ जाइएगा। तो जनवरी 2019 से मई जून 2021 तक का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होंगी, ये सब पहले कवर करिएगा। अब तरीका क्या होना चाहिए कवर करने का? अब देखो, शेड्यूल जो है, जो पहले जो मैंने बताया था, डेली बेसिस पे आप हर टॉपिक को हैंडल करिए। वो तब काम करता है जब समय आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ का हो। अब चूँकि समय 2 महीने का है, तो आपको रिगरसली थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, ब्रूटली कोई काम करना है कि नहीं, मुझे ये खत्म करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन। तो यहाँ वही फंडा आपको यूज़ करना है। आपको क्या करना है, एक सिलेबस उठाना है, एक टॉपिक उठाना है। जैसे सपोज़ आपने साइंस एंड टेक एंड कंप्यूटर का लूसेंट उठा लिया। आपको एक टारगेट देना है खुद को कि मुझे 10 दिन में या 1 वीक के अंदर-अंदर, 1 वीक के अंदर, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 वीक के अंदर पूरा साइंस एंड टेक प्लस कंप्यूटर पूरा अच्छे से लूसेंट का पढ़ जाना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लर्न भी करना है और फिर उसे एक बार रिवाइज़ भी कर लेना है। अगर ये टारगेट आप अचीव कर जाओ, तो थोड़ा-सा वैसे देना खुद को और फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ जाना। तो इस तरीके से, मतलब एक टॉपिक उठाओ और उसे कवर कर जाओ। क्या आपको डेली बेसिस पे करना है? वो सिर्फ़ वोकैब्युलरी आपको डेली बेसिस पे करना है और कुछ नहीं। वोकैब्युलरी डेली बेसिस पे करिए। और एक बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कब लगाएँ? मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं, मार्क्स आ नहीं रहे हैं। तो आप देख लो, अगर आपके 100 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं अभी, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसे एनालाइज़ करिए। ये दिमाग में डाल कर के कि मतलब कि मेरा सिलेबस अभी अच्छे से कवर नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कवर होगा तो मेरे मार्क्स और इंक्रीज़ करेंगे। ये दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग में रहा तो ठीक है, तो आप जो है एडजस्ट हो जा कर जाओगे मॉक टेस्ट के साथ। लेकिन अगर ये दिमाग में नहीं है, दिमाग में ये है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वहाँ पे। फ्रस्ट्रेट होगा तो डिमोटिवेट होगे, फिर पढ़ाई बंद। तो ये गलती मत करना। अगर आपको लग रहा है कि 100 प्लस मेरे मार्क्स आ रहे हैं और चूँकि अगर मैं सिलेबस अब अपना और अच्छे से कवर करूँगा तो ये बढ़ेंगे मार्क्स, तो पेपर आने तक मेरे नंबर और अच्छे आ जाएँगे, तो आप वीक में 1 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। कहीं का भी लगाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए, ये दिमाग में रहे। बाकी ईपीएफओ का फुल पैकेज कोर्स निशांति अकेडमी पे लॉन्च हुआ है। आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। 700 अभी वीकेंड का ऑफ़र है, बाकी 800 हमेशा रहता है। 800 में आपको सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या-क्या है वो मेंशन है टेलीग्राम पर भी, वो मेंशन है मेरे ऐप पर भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।